वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक और धमाकेदार क्लास 11th क्लास का जो टॉपिक है उसका एंड गेम। यानी आज हम थर्मोडायनेमिक्स उड़ा देंगे, निपटा देंगे, फोड़ देंगे। और आज थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 4 हम क्लास करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 कर लिया है तो आज की क्लास में भी फुल एंजॉय करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आज की ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां से एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टारगेट होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 4 हम आज करेंगे सिलेक्शन बेच का लेक्चर नंबर 76। लेक्चर नंबर 76 में हम आज 11th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका प्लेलिस्ट है, वो फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, उड़ा देंगे। ये हो गया आपका 11th क्लास का कंप्लीट। आपका जो सीरीज है बैच कोर्स की, उसमें आज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बच्चे इस खुशी में एक बार क्लास में आ चुके हैं, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें, लाइक बटन पे परसेंट लगा दें। और जैसा कि मैं अक्सर बोला करता हूं कि अगर आपको लगे कि आपके लिए मेहनत हो रही है, एफर्ट किया जा रहा है, पूरा प्रयास लगाया जा रहा है, और जिसकी बात मैं किया करता हूं अक्सर, रेगुलर रूटीन शेड्यूल फॉलो करना है। इस क्लास के शेड्यूलिंग में इश्यू था, मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया था, लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुंचे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया, क्लास लगाया गया। ठीक है, तो इस चीज का विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास को जरूर शेयर किया होगा, या नहीं किया है तो फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दें फुल ऑन फायर के साथ में। जय हिंद बच्चा, बहुत सारे बच्चे कमेंट में जय हिंद लिख रहे हैं। थैंक यू जय हिंद बेटा, वेलकम, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। ठीक है, यस सर। यहां पे हम बात कर रहे थे सिलेक्शन बेच थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 4 की। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 अगर मिस कर दिया है तो ये आपने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट से कंप्लीट इसको वॉच कर सकते हैं। और पार्ट 4 हम आज आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। ये थंबनेल आपने देखा होगा तो इससे तुरंत आपको समझ में आया होगा कि आज हम किसकी बात सबसे पहले करने वाले हैं। जो थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी हमारा चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जितना टॉपिक आपका वर्क एनर्जी पावर, जितना टॉपिक इंपोर्टेंट ग्रेविटेशन है, उतना ही इंपोर्टेंट टॉपिक आपका थर्मोडायनेमिक्स है। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन हो सकता है, 2 क्वेश्चन भी आपको मिल जाए, पूछे जाएंगे यहां से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट से, शाबाश। चलो देखो, सबसे पहले आज की जो क्लास का कॉन्सेप्ट है उस पे जरा गौर फरमाइएगा, उस पे जरा ध्यान दीजिएगा। और वो कॉन्सेप्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। यानी थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ की अगर अपन बात करें, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका आता है। कुछ लोगों ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया, कथन दिया, उस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट था, उसने क्या कहा, उसके अलोंग हम बात कर रहे हैं। इसने ये कह रहा है, जो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था, वो कहता है, बहुत ही गजब बात बोलता है। भाई एक चीज है, अगर आपको मार्केट में भेजा जाए 100 रुपए देके कि मार्केट से ये सामान लेके आना है, तो आप 100 रुपए पूरे का पूरा का सामान ले आओ, इसके चांसेस बहुत कम है। हाँ, आप लेके आ भी सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है, या तो चांस है ही नहीं। यानी किसी भी सिस्टम को, किसी भी व्यवस्था को, किसी निकाय को जितना एनर्जी दिया जाए, जितना एनर्जी हमने दिया है, वो पूरा का पूरा एनर्जी वर्क में बदल जाए, वो पूरा का पूरा एनर्जी कार्य में बदल जाए, ये टोटली रॉन्ग होगा, इम्पॉसिबल होगा। ऐसा करना संभव नहीं है। कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस जरूर से होता है। जितनी ऊर्जा हम किसी सिस्टम को देते हैं, वो पूरा का पूरा वर्क में बदल जाए, कार्य में बदल जाए, ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। ये बताया केल्विन और प्लैंक ने। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसी से मैं आपको दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में प्लैंक और आपका केल्विन का जो स्टेटमेंट है वो स्कैन कराऊंगा। जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, यहां पे ये आपका रिजर्वोयर है जहां से हमने ऊर्जा लिया है। हमने इससे कितनी ऊर्जा लिया बेटा? हमने इससे ऊर्जा लिया Q।
जो Q ऊर्जा लिया है और इस Q ऊर्जा को यूज करके हमने W कार्य किया, यानी जितनी ऊर्जा हमने सोर्स से लिया उतना हमने कार्य कर दिया। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ जरा गौर फरमाइएगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट बच्चा फील करेगा, जितनी ऊर्जा उससे ले रहे क्या वो टोटली वर्क में बदल जाएगा? तो ये कहा जा रहा है ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से जो वर्क अपन कार्य कर रहे हैं उस कार्य को अगर ऊर्जा में बदला जाए, ये पॉसिबल है। क्योंकि ऊर्जा को कार्य में बदले ये इम्पॉसिबल है क्योंकि एनर्जी लॉस होगा, लेकिन जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य तो एनर्जी में बदला जा सकता है। नीचे लिखा हुआ आ रहा है यस, ध्यान दीजिए, नीचे लिखा हुआ आ रहा है यस, लेकिन वर्क को किस में बदला जा रहा है? एनर्जी में, उष्मा में, हीट में बदला जा रहा है। जितना कार्य कर रहे हैं उतना एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया यस। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत अहम है, अपन आगे कार्नो इंजन पढ़ेंगे और मैंने कहा कि आज थर्मोडायनेमिक्स का एंड गेम करेंगे, लेकिन आज का जो पार्ट है वो मोस्ट टारगेटेड पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही गजब के फॉर्मूले, गजब के कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं। तीसरा जो पॉइंट है आपका वो क्या है बेटा, यहां पे उष्मा क्यों ले रहे थे, हीट क्यों ले रहे थे और वर्क W कर रहे थे, टोटल वर्क में बदलना इम्पॉसिबल था। लेकिन इधर गौर फरमाइए, आपके पास जो रिजर्वर है उसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, ये आपका दूसरा कोई रिजर्वर है जिसको कह सकते हैं अपन सिंक, आगे बात करूंगा मैं, थोड़ा समझिए। इसका टेम्परेचर लो, L फॉर लो, T फॉर टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर, H फॉर हाई। हाई टेम्परेचर पे हमने किसी सोर्स से ऊर्जा लिया QH, फिर हमने कुछ कार्य किया, अच्छी बात है, लेकिन जो एनर्जी लॉस हुआ वो किसको चला गया? सिंक को चला गया, किसी दूसरे ऑब्जर्वर को चला गया। तो यहां पे बात क्या हुई? बात ये हुई कि जो टोटल एनर्जी हमने QH ली थी उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, W और QL। जबकि यहां पे क्या कहा जा रहा था कि उष्मा जो Q उष्मा ली जा रही है वो W कार्य में बदली जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो उष्मा हम ले रहे हैं उससे कुछ कार्य भी होगा और कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में चली जाएगी, किसी सिस्टम में चली जाएगी या खर्च हो जाएगी। तो W प्लस QL आना चाहिए, यहाँ पे W दिया हुआ था जो कि पॉसिबल नहीं था। यही कहा है प्लांक और केल्विन ने, जो कहा है वो मैंने डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा फील करा दिया है। एक बार में इसको आपको नोट्स में क्या लिखना है इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी के कॉन्सेप्ट डाले हैं, वो क्या है जरा समझिए। केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट क्या है? चक्रीय प्रक्रम में जो साइक्लिक प्रोसेस है, जो कल मैं आपको बताया था, संपूर्ण ऊर्जा का यांत्रिक कार्य में रूपांतरण असंभव है, इम्पॉसिबल है। टोटल एनर्जी का वर्क में, मैकेनिकल वर्क में बदल पाना टोटली इम्पॉसिबल है, जिसके बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे टोटली जो एनर्जी अपने सोर्स से लिया है वो वर्क में बदल जाए, ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। ये किसने कहा? केल्विन और प्लांक ने। कितनी उष्मा यांत्रिक कार्य में परिणित हुई है, इसी आधार पे जो उष्मा इंजन है, जो आपका हीट इंजन है, इसकी इफिशियंसी लगाई जाएगी। सर ये लास्ट वाली लाइन क्या है मैं बताता हूं। किसी सोर्स से हमने ऊर्जा लिया और उस ऊर्जा को कितना परसेंट कार्य में बदल गया, जितना ज्यादा ली गई ऊर्जा मैक्सिमम कार्य में बदलेगी तो उसकी इफिशियंसी, उसकी दक्षता उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि उसने एनर्जी का लॉस कम किया है, उसकी दक्षता, उसकी इफिशियंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ऊर्जा ज्यादा ले रहा है, काम कम कर रहा है, एनर्जी ज्यादा लिया, वर्क कम हो रहा है, उसकी इफिशियंसी कम है, वो अपने काम का नहीं है। तो कितनी एनर्जी ली और कितना वर्क किया, वर्क जितना ज्यादा होगा उसकी इफिशियंसी, उसकी दक्षता उतनी ही ज्यादा होगी। अभी मैं आगे बात करने वाला हूं, ये तो अभी ट्रेलर है, मूवी पूरा आगे बाकी आपको देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, यहां से अपन बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट आपका जिसपे अपन बात कर रहे हैं बेटा,
एक बच्चा कह रहा है 0 क्लास से कब स्टार्ट होगा। बेटा ये जो आपका सिलेक्शन बैच है ना, ये सिलेक्शन बैच इसकी पहली क्लास में जाके देख ले, आपको जीरो कॉन्सेप्ट से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका 0 है ना, पहली क्लास इसी सिलेक्शन बैच की पहली क्लास पे जाके देख ले, 0 से स्टार्ट मिल जाएगा तेरे को। ठीक है, और इधर अगर 0 से स्टार्ट होने का इंतजार करना पड़ेगा तो कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे आपको, जो आपका 0 स्टार्ट होने का इंतजार करने में। अच्छा जी, अब आता है अपना पहला स्टेटमेंट। क्लियर हो गया बेटा? पहला स्टेटमेंट क्लियर है, प्लांक केल्विन का स्टेटमेंट क्लियर है बेटा सभी बच्चों का। अब नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 आपका आता है क्लासियस का स्टेटमेंट। किसका बेटा? क्लासियस का। और इसने तो क्या धूम मचाई है, फील करना इस बात को, क्योंकि ये छोरी रट्टी नहीं जाती है, इसको समझा जाता है, और जब सवाल बनता है तो उसको चुन के फोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जली को आ कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो क्वेश्चन को चुन चुन के फोड़ दे उसे आरएसआर की आर्मी कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन फील करते हैं क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ का जो क्लासियस का स्टेटमेंट है वो क्या है। इसने तो कुछ अलग ही बात की है और बहुत इंटरेस्टिंग बात किया है। आपने अब तक क्या पढ़ा कि हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है, यानी उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तुओं की ओर होता है। ये चीज हमने अब तक पढ़ी है। ठीक है, अब क्लासियस क्या कहता है कि अगर आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर अगर हीट को ट्रांसफर करना है तो वह इम्पॉसिबल है। कब तक? जब तक बाहर से कोई वर्क नहीं किया जाए, कोई कार्य नहीं किया जाए। इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझाना चाहूंगा। हमारी छत पे 2 मंजिल का छत है, उसके ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है ना। नीचे बड़ा सा अंडरग्राउंड अपना होद है, बड़ी टंकी है नीचे अंडरग्राउंड में। उस टंकी से पानी ऊपर जो छत पे टंकी रखी हुई है उसमें पहुंचाना है। क्या करना पड़ेगा? मोटर स्टार्ट करना पड़ेगा। मोटर स्टार्ट करेगा तो पानी छत पे जाएगा, यानी जमीन से ऊपर तक पानी अपने आप चढ़ जाए ये इम्पॉसिबल है। लो टू हायर हीट का ट्रांसफर हो जाए इम्पॉसिबल है। इसका उल्टा तो पॉसिबल था, उस टंकी से पानी नीचे आ जाएगा अपने आप ही बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के, क्योंकि वो हाई से लो पे आ रहा है। लेकिन क्लासियस क्या कहता है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर इम्पॉसिबल है, असंभव है। देखिए मैंने इसको कैसे आपको क्लियर करना है। क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ क्या कह रहा है? दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो में क्या कहानी बनने वाली है? ये टेम्परेचर आपका है TL, L फॉर लो, TH, H फॉर हाई। ये लो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है। इधर लिखा भी है मैंने टेम्परेचर TH ग्रेटर देन TL। फिर मैंने एरो देखा, आपने ये एरो देख रहे हो, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट पंप है, और यहाँ पे दोनों की ऊर्जा बराबर होनी चाहिए, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्क नहीं होना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। बिना मोटर को चालू किए पानी ऊपर चढ़ाना है, चढ़ जाएगा ऊपर वाली छत वाली टंकी में। तो इसने क्या कहा? इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर। अगर कुछ फील आया, कुछ समझ में आया तो एक बार मुझे बताइए कि क्लासियस ने क्या कहा। हम उसको एक बार इमेजिन कर सकते हैं, हम उसको एक बार फील कर सकते हैं। बताइए बेटा फटाफट से। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। देखिए बेटा 644 स्टूडेंट क्लास में है, 650 बच्चे क्लास में, परसेंट 450 बच्चों की लाइक बटन पे। ये चीज शो करती है कि आपका कितना सपोर्ट है। बाकी डिसाइड आपको करना है कितना सपोर्ट है, कितना आपका प्यार हमें मिल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आप तुरंत अपने नोट्स में इसको इंडिकेट कर देंगे कि इसका शॉर्ट मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। बताया जा रहा है कि उष्मा कभी भी लो टेम्परेचर से
निम्न ताप की वस्तु से हाई टेम्परेचर की ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो नहीं करती है। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये क्लासियस ने कहा है। तो बेटा प्लैंक, केल्विन के स्टेटमेंट और आपका क्लासियस का स्टेटमेंट दोनों मेरे सोल्जर के दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में स्कैन हो जाना चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा थ्योरी का सवाल बनाया जा सकता है। थोड़ा सा आगे बात करें अगर अपने उष्मा इंजन की यानी हीट इंजन की, तो अपना काम हो जाएगा, मजा आ जाएगा। हीट इंजन, उष्मा इंजन क्या है इसको समझिए। अगर अपन हीट इंजन की बात करें, उष्मा इंजन की बात करें, तो उष्मा इंजन का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब हीट इंजन, उष्मा जो इंजन है वो हीट को कन्वर्ट कर दे मैकेनिकल वर्क में, यांत्रिक कार्य में। जैसे गाड़ी का इंजन है, उसका फ्यूल जलता है और फिर उसके व्हील, जो गाड़ी के पहिए हैं, वो घूमते हैं और हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो हीट इंजन करता क्या है? हीट इंजन है वो हीट को यानी उष्मा को मैकेनिकल वर्क में बदलता है, यानी यांत्रिक कार्य में बदलता है। इतना सा चीज मेरे सोल्जर के दिल दिमाग में आ जाए कि हीट इंजन क्या है। बोला हीट इंजन हीट एनर्जी को, जो उष्मा ऊर्जा है, उसको मैकेनिकल वर्क में बदलता है, उसको यांत्रिक कार्य में बदलता है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। 101% हीट इंजन जो है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। क्लियर है बेटा? हीट इंजन मैंने आपके साथ लगा दिया है, आप देख रहे होंगे इधर से कोई हीट दिया जा रहा है और ये जो इंजन है आपका, उसका जो पिस्टन है वो लगातार वर्क कर रहा है और उसी आधार पे ये पिस्टन इधर गया, ये राउंड कंप्लीट हुआ, फिर ये पिस्टन वापस इधर आ रहा है, फिर ये दूसरा राउंड, ये देखिए इधर लगातार इस तरीके से। तो यही पिस्टन का वर्क होता है, यानी इंजन का वर्क होता है, जो हीट को, इस हीट को, ये जो उष्मा हम इसको दे रहे हैं, इस हीट से इस व्हील को घुमाया जा रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब है जो हीट हमने दिया उससे व्हील को घुमाने का काम, यानी मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है, यांत्रिक कार्य किया जा रहा है। एक बार बताइए कैसा लग रहा है इंजन चला के? अच्छा लग रहा है ना? यही हमारा हीट इंजन है, यही हमारा उष्मा इंजन है, जिसको जो हीट दी जा रही है वह हीट उसकी मैकेनिकल वर्क में बदल जा रहा है, यांत्रिक कार्य में बदल जा रहा है। क्लियर है बेटा? शाबाश, आगे बढ़े बेटा। देखिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे का क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। एक एक पॉइंट की बात करूंगा बेटा। हीट इंजन का पहला पॉइंट आपका उष्मा का स्रोत, यानी जो हीट है उसका सोर्स क्या है, हीट सोर्स क्या है, और उसका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है T1 पे। एक चीज मैं आपको फिर से बताऊंगा, एक इसमें हीट सोर्स होता है और एक सिंक होता है। हीट सोर्स का टेम्परेचर हमेशा T1 लेंगे और वो हमेशा हाई होगा। सिंक का टेम्परेचर हमेशा T2 लेंगे, क्योंकि ये चीज न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएगी। अभी बात करेंगे हम आगे, हलवा बनाएंगे पूरा, ठीक है। तो जो हीट सोर्स है, जो उष्मा स्रोत है, उसकी जो एनर्जी है वो आपका जो हीट टेम्परेचर है वो T1 लेंगे और इसका टेम्परेचर हमेशा हाई पे होगा। जो सिंक होगा उसका टेम्परेचर T2 लेंगे, वो हमेशा लो टेम्परेचर पे होगा। तो पहला पॉइंट प्रत्येक बच्चे का क्लियर है। यहाँ पे उष्मा जो स्रोत है इसका टेम्परेचर T1 है, और ये एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, जो स्रोत से हम ऊर्जा लेंगे Q1 और जो स्रोत का टेम्परेचर T1 है, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनली होते हैं। दिल दिमाग में इसको बिठा लो, आगे काम में आएगा सर। आगे मैं इसका यूज लेने वाला हूं। जो स्रोत का टेम्परेचर है T1, वो उसकी उष्मा Q1 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगा, यानी आपका Q1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा बेटा? T1 होगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो अपन यहाँ पे लिख दिया है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका यहां पर आपको दिया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करूं तो भैया कोई कहे कि भाई इस इंजन में अपन वर्किंग सब्सटेंस क्या लेंगे, कार्यकारी पदार्थ क्या लेंगे। जैसे मोटरसाइकिल है, उसमें वर्किंग सब्सटेंस हमने क्या भर के रखा हुआ है? मान लीजिए हमने उसमें पेट्रोल भर के रखा हुआ है। वो पेट्रोल क्या है? जलता है, फ्यूल जलता है और हमारा इंजन
काम करता है, व्हील रोटेट करते हैं और हमारी मोटरसाइकिल आगे बढ़ती है। तो वैसे ही यहाँ पे हीट इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या होगा बेटा, गैस। यानी कार्यकारी जो पदार्थ है, वर्किंग जो सब्सटेंस है वो हमारा होगा गैस हीट इंजन में। दूसरा पॉइंट हमारा, अभी हलवा तैयार कर रहे हैं, फिर देखिए इसका टोटल मेकअप कर देते हैं। उसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट आपका, जो कि बहुत अहम है, निम्न ताप स्रोत, जिसको हमने क्या नाम दिया बेटा, सिंक। क्या नाम दिया है, सिंक। मैंने कहा था हीट सोर्स, सोर्स का टेम्परेचर T1, उष्मा Q1, सिंक का टेम्परेचर T2, उष्मा Q2, और बीच में क्या किया गया है, कार्य। अभी बताऊंगा मैं आपको, जो मैंने क्लासियस का स्टेटमेंट दिया था ना, सॉरी प्लांक का और केल्विन का जो स्टेटमेंट दिया था उसमें बताया था मैंने कि जो ली गई उष्मा Q, किया गया कार्य W, और बाहर निकाली गई उष्मा QL, जो भी अपने क्वेश्चन बनाया था उसको फिर से बनाऊंगा, पहले समझिए। सोर्स का टेम्परेचर T1 हमेशा बड़ा होगा सिंक के टेम्परेचर T2 से। सोर्स की उष्मा Q1 हमेशा बड़ा होगा सिंक की उष्मा Q2 से। ये चीजें दिल दिमाग में बेसिक है, होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आगे अपन अभी काम में लेने वाले हैं। ठीक है बेटा, अगर अपन इसको ये कहें सिंक का टेम्परेचर T2 हो गया, ऊर्जा Q2 हो गया, अगर अपन ये कहें, अब देखो अब काम की बात आ गई है, जरा समझिए बेटा। केल्विन ने हमें यही तो समझाया था कि अगर आप सोर्स से, ये सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है और इसकी उष्मा Q1 है, और ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है, यहां पे आपने कार्य W किया, ली गई उष्मा Q1 डायरेक्ट W में नहीं बदल सकती, ली गई उष्मा पूरी की पूरी कार्य में नहीं बदलती। किसने कहा था, केल्विन और प्लांक ने कहा था। तो फिर वो बाकी उष्मा कहां चली जाती है, वो चली जाती है सिंक को, जिसका टेम्परेचर है T2 केल्विन में और जिसकी उष्मा है Q2, ये उष्मा इधर Q2 चली गई। तो हमने सोर्स से जो उष्मा ली वो उष्मा क्या थी सर, वो उष्मा थी आपकी Q1। उसको कितने रूपों में खर्च किया, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 क्या है बेटा, W कार्य कर दिया, और नंबर 2 क्या है, Q2 उष्मा किसको मिल गई, सिंक को मिल गई। अगर कुछ चीज फील हो रही है, कुछ चीज समझ में आ रही है तो मुझे बता दें, Q1 बराबर Q2 प्लस W। ये ली गई उष्मा थी, इसको 2 कामों में खर्च किया, W कार्य में और आपका Q2 उष्मा के रूप में। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, Q1 बराबर W प्लस Q2। बताइए, अगर ये चीज आपकी क्लियर है तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ठीक है, यस सर, ये सिंक इन्वायरमेंट में उष्मा उत्सर्जित कर देता है। सिंक का टेम्परेचर हमेशा लो होगा, पहले ही बता चुका हूं, ऊर्जा लो होगा। T1 टेम्परेचर और Q1 उष्मा का सोर्स है। Q1 हमने हीट लिया, W वर्क किया, कार्य किया, और उस कंडीशन में हम अगर यहाँ पे Q1 बराबर W प्लस Q2 अगर लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला, जिसकी बात अपने यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर बेटा, यहां से सभी का वर्क डन सर? अभी बात करेंगे बेटा, रुक जाओ, अभी मैं इसकी बात करूंगा। बच्चा कह रहा है सर वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा बेटा Q1 माइनस का Q2, इसी फॉर्मूले का अभी आगे अपन बात करने वाले। लेकिन इतना मुझे बताओ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था क्लास के शुरुआत में कि एक एक पॉइंट आपको दिमाग में स्कैन कराऊंगा, लेकिन अगर आप पूरा फोकस स्क्रीन पे करके रखे हुए हैं तो कुछ बच्चे कमेंट सेशन में पंचायत कर रहे होते हैं। मैं कहता हूं बेटा फोकस कर ले, यही टाइम है अपने करियर को बना लेने का, बाकी तो क्या ही है? अगर आप नहीं फोकस कर पा रहे, नहीं ध्यान दे रहे तो नहीं सीख पाएंगे। और एक चीज तो मैं कह सकता हूं, इतना तो मुझे विश्वास है अपने आप पे कि जिस लेवल से मेहनत इधर करवाई जा रही है, अगर कोई गुरु इस लेवल का मेहनत और कहीं पे आपको करवा रहा है तो भाई सैल्यूट है मेरा भी उसको, और धन्य है वो गुरु जिसको, जो आपको इस लेवल की मेहनत आपको लगातार करवा रहा है। बहुत बढ़िया है अगर आप इस लेवल पे मेहनत आप गुरु के साथ मिलके, अपने टीचर के साथ मिलके अगर कर रहे हैं तो। ठीक है, चलो सारा का पूरा इमेज फॉर्मेशन, पूरा का पूरा ये जो कॉन्सेप्ट था इसको डायग्राम में छाप देते हैं, डायग्राम इसका बना देते हैं, और सारी की सारी एक स्टोरी बना देते हैं, एक कहानी बना देते हैं, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सोर्स, यानी अपन बात कर रहे हैं आपका हीट सोर्स, जिसका टेम्परेचर है T1 केल्विन। मैं यहाँ पे केल्विन साथ में लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो, इधर भी लिखा हुआ है हायर टेम्परेचर T1 केल्विन। हमने
इस सोर्स से, हीट सोर्स से कुछ एनर्जी लिया और वो एनर्जी लिया हमने Q1। कितना एनर्जी लिया बेटा? Q1। मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी कि जो सोर्स का हीट है Q1 है वो उसके टेम्परेचर T1 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। याद करवा दिया मैंने ऑलरेडी पहले से। चलो जी, हमने सोर्स से ऊर्जा लिया, फिर हमने यहां पे बात किया वर्किंग सब्सटेंस का, यानी कार्यकारी पदार्थ का। हमने काम किया, T1 ग्रेटर देन T2 है, हमने कुछ वर्क किया, हमने कुछ काम किया W। लेकिन जितनी उष्मा हमने लिया था Q1 वो टोटल वर्क में नहीं बदल पाया, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो गया, और जो एनर्जी लॉस हुआ वो चला गया नीचे, और वो किस में चला गया? आपका सिंक में। वो किस में चला गया बेटा? आपका सिंक में। ये आपका सिंक है, ये आपका निम्न ताप स्रोत है सिंक, और इसको कितनी उष्मा दी गई है बेटा? Q2, और इसका टेम्परेचर क्या है? T2। और मैं यहाँ पे बता सकता हूं कि Q2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है T2। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताना, इधर भी मैंने लिखा हुआ है, इधर भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है बेटा? यस, ये आपका सिंक हो गया, Q2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनली T2 है। तो इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला जो मैंने पीछे बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूं कि सोर्स से जो उष्मा आपने Q1 लिया वो दो रूपों में खर्च होता है, पहले वर्क करने में और उसके बाद में बची हुई जो ऊर्जा है वो सिंक में खर्च हो जाती है, सिंक को चली जाती है। तो W प्लस Q1, एक बार ये फॉर्मूला, सॉरी इसको मैं Q2 करना चाहिए मुझे, Q2। एक बार इस फॉर्मूले के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए बच्चा न्यूमेरिकल करता है, इसका न्यूमेरिकल बहुत आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर मैं T1 T2 कैसे डिसाइड करूं? किसी में लिखा होता है 27, किसी में लिखा होता है 273, किसी में लिखा होता है 373, है कि नहीं है सर? मैं मुझे कैसे पता चले कि T1 कौन सा है, T2 कौन सा है? तो भाई मेरे बस लॉजिक यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा बड़ा होगा, यानी अगर सोर्स का टेम्परेचर आपका T1 है तो वह बड़ा होगा हमेशा, सोर्स का जो टेम्परेचर है T1 है वो बड़ा होगा आपका T2 से। बताइए जरा एक बार फटाफट से, क्लियर है बेटा? शाबाश, बहुत अच्छे। शाबाश 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 बेटा, क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, सीख रहा बच्चा, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब देखिए यहाँ पे कुछ मेकअप हम करते हैं, जो चीज हमने अभी तक सीखी है उसका ऑपरेशन करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं, दक्षता निकालते हैं। उसके लिए मैंने एक खाली पेपर लिया है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको डाल दिया, मैं एक बार लिख देता हूँ। जो फॉर्मूला है वो मैं अलग से लिख देता हूँ बेटा। सोर्स के द्वारा ली गई उष्मा Q1 बराबर Q2 प्लस W। एक बार बच्चा इसको दिमाग में रखेगा, और उसके बाद में हम इसको, इसकी इफिशियंसी, इसकी दक्षता के रूप में इसको डिफाइन करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट बनने वाला है। अगर सबसे पहले मैं दक्षता की बात करूं, इफिशियंसी की बात करूं, तो बेटा ये फॉर्मूला मुझे लिखना चाहिए, ईटा बराबर, ये आपका ईटा बराबर W बटा Q1, W बटा Q1, यही हमारा जनरल फॉर्मूला है। बच्चा एक बार इस फॉर्मूले के लिए एग्री कर दो। दक्षता का फॉर्मूला, इफिशियंसी का फॉर्मूला मैंने अभी पीछे बताया था कि किसी सोर्स से ली गई उष्मा कितनी ज्यादा वर्क में बदल रही है, वही उसकी इफिशियंसी दिखाएगी, वही उसकी दक्षता बताएगी। ऊर्जा लिया और ज्यादा से ज्यादा कार्य कर दिया तो उसकी दक्षता, उसकी इफिशियंसी भी ज्यादा हो गई। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन W और जो सोर्स से उष्मा Q1 लिया उसका अनुपात, यानी ईटा बराबर W बटा Q1। अब इसका मेकअप स्टार्ट करता हूं मैं बेटा। मुझे इस फॉर्मूले से अगर मुझे W निकालना हो, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था, तो मैं क्या करूंगा बेटा, Q1 माइनस क्या कर दूंगा, Q2। जरा फील करिए, यही वो पॉइंट है जहां से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का, लास्ट वाली वैकेंसी का, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आपके एनडी हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। शाबाश। तो देखिए बेटा, W का वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, W का वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं Q1 माइनस का Q2 बटा Q1, ठीक है। अगर मैं इसको आगे लेके जाता हूं, अभी अभी मैंने एक चीज और बताई है, अगर मैं साइड में उसको लिखूं, मैंने क्या कहा है, Q1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनली T2 और T1 और Q2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आपका T2। क्या ये चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले, यस और नो? अगर कर चुके हैं तो इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं बेटा, T1 माइनस का T2
और Q1 की जगह क्या हो गया T1। अब इस फॉर्मूले को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए बेटा ईटा बराबर W बट्टा Q1 लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर बेटा अगर Q1 में Q2 को भाग लगा दिया तो 1, और ये हो गया बेटा आपका Q2 बटा Q1। क्लियर बेटा? अच्छा जी, दूसरा फॉर्मूला इसको क्या लिख सकते हैं, T1 में T1 का भाग लगाए 1 और माइनस ही आपका T2 बटा T1। बेटा ये केवल ट्रांसफॉर्म करना बता रहा हूं मैं आपको, फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करना बता रहा हूं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता देना। अगर मैं इसको इफिशियंसी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो W बटा Q1, इसको तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जरूरत पड़ेगी कई बार इस फॉर्मूले की, अरे बहुत काम में आता है ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में, है ना। अब इसको इफिशियंसी में बदलो बेटा, परसेंटेज में, सॉरी Q2 बटा Q1 इंटू 100 बराबर 1 माइनस T2 बटा T1। ये यहाँ पे मैंने T1 नहीं लिखा क्या, T1 मुझे लिखना चाहिए था, और इंटू में 100। अगर बेटा फॉर्मूला अगर आपको फील हो रहा है, अगर फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में यस सर लिख दीजिए। दोनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल में काम में आएंगे। कभी कभी इस फॉर्मूले को डायरेक्ट इससे लिंक करेंगे, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से लिंक करेंगे, दूसरा फॉर्मूला, और तीसरा मैं आपको बताता हूं कभी कभी इसकी जगह ये लिखना पड़ेगा और इन दोनों को लिंक करेंगे, और कभी कभी इस फॉर्मूले को इसके बराबर में लिख के लिंक करेंगे। कब? जब हमें कार्य निकालना होगा, तो Q1 इससे मल्टीप्लाई होगा या Q1 इससे मल्टीप्लाई होगा। यहां से 4 से 5 टाइप के सवाल बनते हैं, और जो सवाल बनते हैं गजब लेवल पे होते हैं, टॉप लेवल पे होते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं सर। यस सर, क्लियर हो रहा है बच्चा? कमेंट में यस सर लिख रहा है। ये फॉर्मूला क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपका जो इंजन है जिसकी बात अपन कर रहे थे, यहां से यहीं से हीट इंजन की, इसका प्रोसेस, इसके तीनों पार्ट, चाहे वो सोर्स, चाहे वर्किंग सब्सटेंस, चाहे आपका सिंक हो, फिर इसका पूरा का पूरा फॉर्मेशन एक डायग्राम में, और अब उसका पूरा फॉर्मूला आपके सामने। उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, याद हो गया होगा। ठीक है, यस सर, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, अगर क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ये चीज अपन बता चुके हैं ऑलरेडी, इसमें तो क्या बताना, ये तो मैं शुरू से ही बता रहा हूं। ये देखो क्या लिखा मैंने इधर, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कभी रेशियो अगर आ जाए तो बस इससे उसको उड़ा देंगे। Q1 बटा Q2 बराबर T1 बटा T2, क्योंकि अपन ऑलरेडी बात कर चुके, क्या अभी पीछे बताया था, Q1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T1 या Q2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आपका T2। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये पहला और दूसरा, तो कहां दिक्कत आ रही है? ठीक है, यस और नो, क्लियर है बेटा? ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और अगला आपका कॉन्सेप्ट क्या है उस पर बात कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अब अपन बात करने वाले हैं बेटा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, और वो आपका कार्नो इंजन। कार्नो इंजन का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। कार्नो का कॉन्सेप्ट क्या है इसको फील करते हैं। पूरा कार्नो चक्र है, कार्नो साइकिल है, मैं उसको एक ही डायग्राम से आपको विजुअल करवाने की कोशिश करूंगा, उसको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद में इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करूंगा, उससे बनने वाले क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं। ठीक है बेटा? यस, चलो ध्यान दीजिए बेटा, कार्नो इंजन और इसी से बनता है कार्नो चक्र, कार्नो साइकिल। जरा ध्यान दीजिए, पहला डायग्राम आपको दिख रहा है, दूसरा डायग्राम आपको दिख रहा है बी, तीसरा डायग्राम आपको दिख रहा है, और ये चौथा डायग्राम आपको दिख रहा है। पहला डायग्राम है, इसमें क्या किया जा रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट TH, यानी हाई टेम्परेचर पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया जा रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब मैं कह सकता हूं यहां पे समतापीय प्रसार। ठीक है, समतापीय प्रसार। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मैं लिख देता हूं समतापीय प्रसार आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर आपका 0 है। चेंज इन टेम्परेचर आपका 0 है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आपने हीट दिया है, उष्मा दिया गया है, Q इन लिखा हुआ है, और ये पिस्टन आपका ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सपेंशन कर रहा है, पहली बात। दूसरा, नंबर 1 हो गया बेटा, और अब आता है नंबर 2 आपका,
और नंबर 2 आपका आइडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी रुदोष्म प्रसार। रुदोष्म प्रसार है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आ रही है। रुदोष्म प्रसार, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, रुदोष्म प्रसार। ठीक है बेटा, ये आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है, रुदोष्म प्रसार है। मतलब जो इसकी जो ये वॉल है, जो दीवारें हैं, ना उष्मा लेती है ना देती है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है, जो उष्मा है, उसी उष्मा का उपयोग करके कार्य किया जाता है और फिर एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे प्रसार करने के लिए ऊर्जा बाहर से आ रही है, नहीं तो फिर ये एक्सपेंड किससे कर रहा है, ये कर रहा है अपनी इंटरनल एनर्जी से, अपनी आंतरिक ऊर्जा से इंटरनल एनर्जी लेता है और फिर एक्सपेंड करता है, प्रसार है। लेकिन आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है, रुदोष्म प्रसार है, फ्रॉम TH टू TL। आप मुझे ये बताओ, जब ये आइडियाबैटिक एक्सपेंशन करेगा, पीछे बता चुका हूं मैं आपको, वैसे प्रसार करेगा, आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी लेगा और वर्क करेगा, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा, यस और नो? बिल्कुल करेगा। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा या नहीं? सर जरूर करेगा, यानी ताप यहाँ पे घट जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। प्रसार हो रहा है गैस का, लेकिन ताप घट गया, क्योंकि आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है, बाहर से ऊर्जा आ नहीं सकती। देख रहे हो बाहर से ऊर्जा आ रही है कि इसमें आ रही है, किसमें आ रही है? नहीं। तो फिर एक्सपेंशन कहां से करेंगे? वो ऊर्जा लेके करेंगे। मेरे हिसाब से ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, क्लियर बेटा यहां से? ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। और तीसरा पॉइंट आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये दोनों एक्सपेंशन थे, ये दोनों प्रसार थे। तो जो पहला पॉइंट है उसका लिंक कर रहा हूं मैं तीसरे पॉइंट से, और पहले पॉइंट को तीसरे से लिंक करने के लिए मुझे ये पॉइंट इधर ऐड करना चाहिए, इधर से। पहले पॉइंट को मैं लिंक कर रहा हूं किससे बेटा? तीसरे से। जरा गौर फरमाइएगा कैसे। सर आपने कैसे लिंक कर दिया, अभी बताता हूं बेटा। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। ये समतापीय प्रसार है और ये समतापीय आपका संपीड़न है। ठीक है, समतापीय, ओके, समतापीय संपीड़न। ओके, ये समतापीय आपका संपीड़न आ गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन आ गया। इसमें इस पिस्टन को दबाया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा, लेकिन आइसोथर्मल होगा, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और टेम्परेचर चेंज नहीं हो, इसके लिए उसको कंप्रेस करने पे ऊर्जा को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। ये आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर इसमें भी क्या है आपका? 0 है। इसमें इस पिस्टन को दबाया जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आती जाएगी उसको बाहर निकालते जाएंगे, ताकि टेम्परेचर क्या बना रहे? कांस्टेंट बना रहे। ये कंप्रेशन हो गया, पहला हो गया तीसरे से लिंक। तो अब देखिए बेटा, दूसरा क्या है बेटा? आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, और चौथा क्या है? आइडियाबैटिक कंप्रेशन। तो बेटा दूसरा किसके साथ लिंक करेगा? दूसरा लिंक करेगा चौथे के साथ में। ठीक है, इसमें भी कंप्रेशन है लेकिन आइडियाबैटिक है। इसको दबाया जा रहा है, लेकिन ऊर्जा ना बाहर जाएगी ना अंदर जाएगी। कंप्रेस करेंगे और उस कंडीशन में आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि कंप्रेस करने पे इसमें तो ऊर्जा बाहर चली गई थी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया, इसमें बाहर नहीं जा सकती, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा और आपका इंटरनल एनर्जी डेल यू भी इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपका एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये आइडियाबैटिक कंप्रेशन। पहला और तीसरा लिंक करो, दूसरा और चौथा लिंक करो। ये पूरा का पूरा एक कार्नो चक्कर बन गया, कार्नो साइकिल बन गया, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? शाबाश। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे जो कॉन्सेप्ट हमने तैयार किए हैं उन कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। पहला पॉइंट, चक्रीय प्रक्रम में यानी साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कल हमने साइक्लिक प्रोसेस बताया था आपको, रास्ता 1
फिर रास्ता 2, जहाँ से स्टार्ट हुए थे वापस घूम के वापस वहीं पे आ गए थे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया था? 0। ये स्टेट फंक्शन है, अवस्था पर डिपेंड करता है, जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आ गए। तो इस साइक्लिक प्रोसेस में कोई पूछ ले कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तो हमारा जवाब होगा क्या? 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू बराबर आपको क्या लिखना है बेटा? 0 लिखना है बेटा, ठीक है? यस, ध्यान दीजिए। देखो बेटा, अगला पॉइंट आपका, पहला पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट देखिए, क्या बात है। देखिए साइक्लिक प्रोसेस में ये क्या लिखा हुआ है, बहुत तगड़ा सवाल आ गया बेटा। अगर अपन इसको लिखते हैं, जो उसमें अगर अपन क्यू ले रहे हैं, वर्क अगर डब्ल्यू कर रहे हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू। जबकि हम ऑलरेडी बात कर चुके कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल यू क्या होता है? 0। तो भैया क्यू बराबर क्या हो गया? डब्ल्यू। तो क्यू नेट तो डब्ल्यू नेट आ जाएगा। क्या दिक्कत किसी बच्चे को अगर मैंने ये लिखा तो? रट्टा मारने की जरूरत है क्या? अरे भाई इन चीज़ों को रटने की जरूरत है क्या? अगर आप इन चीज़ों को फील कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो भैया उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा कि कैसे मैंने इस फॉर्मूले को ऐसा लिख दिया है। ऐसा क्यों लिख दिया वो भी मैं बता देता हूं। उष्मा कितनी उसने ऑब्जर्व की और कितनी उसने रिलीज की, उनका अंतर बराबर डब्ल्यू नेट। ऑब्जर्व करने का मतलब कितनी उष्मा अंदर आई और कितनी उष्मा आउट हुई। तो इसके बारे में अपन बात कर रहे थे, कितनी उष्मा इन और कितनी उष्मा आउट, इनका जो अंतर है वही डब्ल्यू है। कितनी उष्मा उसने ऑब्जर्व की और कितनी उसने रिलीज की, यही आपका उष्मा है। और ये तो फॉर्मूला है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं अभी, है ना? T1 माइनस टी टू बटा T1 इंटू 100 या 1 माइनस टी टू बटा T1 इंटू 100, ये इफिशियंसी का फॉर्मूला है। ये तो मेरे सोल्जर को दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में ऑलरेडी स्कैन है, पहले से ही याद है। बताओ बेटा, क्लियर है? नींद आने वाले बच्चों का बेटा फिजिक्स पढ़ने का काम नहीं होता, उनका काम होता है सोने का। तो आप गलत जगह आ गए, यहाँ पे सोने का काम करिए बढ़िया वाले अच्छे तरीके से। जिस दिन नींद उड़ेगी ना, उस दिन बेटा रातों में नींद नहीं आएगी, क्योंकि जिसने रातों से जंग जीती है ना, वही सूर्य बन के निकलता है। अब आपको क्या करना, अंधेरा कायम करना है या सूर्य बन के निकलना है, वो आप पे डिपेंड करता है। या आपको कहीं कोने में कहीं पे बैठ के सब्जी बेचनी है ना, या फिर कहीं पे जब निकलो तो कोई सैल्यूट करे आपको। और वो चीज मैंने बताई आपको कि कभी भी इतनी मेहनत करो, अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि आप खड़े हैं तो कोई सामने वाला बैठा हुआ आपको नजर ना आए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कार्नोट प्रशीतक, ये आपका लास्ट इस तरीके के कुछ पॉइंट्स बनते हैं। कार्नोट प्रशीतक का मतलब रेफ्रिजरेटर, जो हीट इंजन का जस्ट इनवर्स है, जस्ट उसका उल्टा होता है, उसी के बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। तो कार्नो का रेफ्रिजरेटर यानी उसका इनवर्स, उसका रिवर्स, यानी ठंडी वस्तु से गर्म या गर्म से ठंडी वस्तु, इस प्रोसेस को अपन फॉलो करेंगे। रेफ्रिजरेटर जो कॉन्सेप्ट है वो हीट इंजन का जस्ट उल्टा है। हीट इंजन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है आपका रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का, अपन ये मान सकते हैं। देखो क्या लिखा मैंने इसमें, किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट से, ठंडी वस्तु से उष्मा को लेकर उष्मा को खींचा जाता है तथा वर्किंग सब्सटेंस यानी कार्यकारी पदार्थ बाध्य रूप से कार्य करता है या वर्क करता है। यह कुल उष्मा उच्च स्रोत से निष्कासित कर दी जाती है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, यही तो है, मतलब फ्रिज के अंदर की जो गर्मी है, ऑलरेडी फ्रिज ठंडा है लेकिन फिर वहां से ऊर्जा लेके बाहर फेंक दिया एनवायरमेंट में। क्या कर रहा है वो, बाहर जो अंदर की जो गर्मी है उसको और खींच रहा है बाहर। पहले से टेम्परेचर कम है फिर भी कम टेम्परेचर से ऊर्जा खींच रहा है और बाहर एनवायरमेंट को दे रहा है ताकि फ्रिज अंदर से और ठंडा हो जाए। जबकि हीट इंजन में क्या था, हीट इंजन में हम सोर्स से ऊर्जा ले रहे थे Q1 जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे था, फिर हम क्या कर रहे थे, W वर्क कर रहे थे। इधर उल्टा है, इधर जो लो टेम्परेचर वाला सिंक था उससे ऊर्जा ले रहे हैं उष्मा और बाहर इन्वायरमेंट में फेंक रहे हैं हाई टेम्परेचर वाले सोर्स को, यानी Q1 जो उच्च उष्मा है उसको ऊर्जा दे रहे हैं।
इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो आपका हीट इंजन का जस्ट इनवर्स है, उसका जस्ट उल्टा है। जस्ट उसका क्या है बेटा, इनवर्स है, जस्ट उसका उल्टा है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ गोल्डन की पॉइंट डाले हैं जिसके रिगार्डिंग अभी मैंने बात किया है। जो आपका कार्नोट प्रशीतक है, रेफ्रिजरेटर है, इसको ध्यान दीजिए। उष्मा इंजन का विपरीत है, यानी हीट इंजन का जस्ट क्या आपका अपोजिट है, इनवर्स है। मैं ये बात पहले से आपको बार बार बता रहा हूं कि जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो हीट इंजन का जस्ट अपोजिट वर्क करता है, ठीक है। अतः इसकी दक्षता के स्थान पे, इसकी इफिशियंसी के स्थान पे गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको अपन कह रहे हैं उसको निकाला जाता है, इसकी दक्षता नहीं निकाली जाती। हीट इंजन में इफिशियंसी निकाली जाती है, ईटा बराबर T1 माइनस T2 बटा T1 इंटू 100, Q1 माइनस Q2 बटा इंटू 100। वो इफिशियंसी हीट इंजन के लिए है, इसमें गुणांक निकाला जाता है, लेकिन वो अपने सिलेबस में इतना ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से यहां तक बच्चे का क्लियर है। एक बार जल्दी बताइए, प्रत्येक बच्चे का क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे से, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे थे। प्रत्येक बच्चे का क्लियर है बेटा, प्रत्येक बच्चे का क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया क्लियर है। प्रत्येक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक, एक बार बताइए फटाफट से, एक बार एग्री करिए। यहां तक अपन जो पॉइंट पे पहुंचे, कार्नो साइकिल की बात किया, कार्नो चक्कर की बात किया, इसके चारों प्रोसेस मैंने एक ही स्लाइड में बता दिए, चारों प्रोसेस मैंने एक ही स्लाइड में क्लियर कर दिया है। क्लियर है बेटा? ओके, यस सर, शाबाश शाबाश, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ठीक है, यस, बहुत अच्छे से, शाबाश शाबाश। ओके चलो, अब एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, एक चीज मैं और बता देता हूं आपको बेटा। अभी आपका जो मैथ्स का क्लास है, एक बार में ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 12 बजे आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में आपका 1:30 बजे मैथ्स के टॉप 1000 है, आपको पता ही है, ठीक है, टॉप 1000। मैं क्या लिख रहा हूं आगे समझ जाना, टॉप 1000 है, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद में आज एक नया हंगामा करने वाले हैं सर, 6 PM पे RS अग्रवाल फुल सॉल्यूशन, दोनों लैंग्वेज में, यानी दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है इस प्रपोजल पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। RS अग्रवाल का प्रत्येक टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 to 30 क्वेश्चन आपको शाम को 6 बजे मिलेंगे। और मैंने आपको एक बात बोली है बेटा, फुल सपोर्ट अगर आपका रहेगा, प्यार और सपोर्ट रहेगा, तो इस RS अग्रवाल बुक को RS सर यूट्यूब चैनल पे पूरा छाप देंगे, पॉइंट टू पॉइंट, 1 by 1, स्टेप टू स्टेप। RS अग्रवाल की जो बुक है, अभी तो मोस्ट इंपोर्टेंट 25 से 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं। जब आपका एयरफोर्स का एग्जाम हो जाएगा और फिर अपन नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, उस समय पूरा का पूरा RS अग्रवाल का जो धमाका है, जो डर है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, पूरा 0 लेवल से स्टार्ट कर देंगे सर RS अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि टाइम कम बच रहा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट 25 to 30 क्वेश्चन आपको उस क्लास में करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास के लिए फुल सपोर्ट हमें चाहिए, इस क्लास के लिए सपोर्ट चाहिए आपका। तो प्यार और सपोर्ट जितना ज्यादा हमें मिलेगा, उसी लेवल पे हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, और उम्मीद करता हूं कि इसमें आपके प्यार में कोई कमी नजर नहीं आएगी। मेरी क्लास में यहाँ पे अभी 750 बच्चों ने प्रेजेंट लगा रखी है, और ये 25 से 30 क्वेश्चन। कोई बच्चा सोच रहा होगा मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, अरे क्लास में ही कॉन्सेप्ट सिखाएंगे सर, टिक लगा के आगे नहीं बढ़ेंगे सवाल पे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, अरे कॉन्सेप्ट क्या है उसका, वो भी क्लियर करवाया जाएगा। यानी ये 25 से 30 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के साथ में आपको क्लियर करवाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी होंगे। और कॉन्सेप्ट किस तरीके से फील करवाए जाते हैं वो हमें बताने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो फुल सपोर्ट रहेगा, एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर लिख दीजिए, एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर लिख दीजिए, फुल सपोर्ट रहेगा सर हमारा। देखते हैं किस लेवल पे आप सपोर्ट करते हैं। इसके जस्ट बाद में अभी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद में ये, और उसके बाद में शाम को 6 PM पे ये क्लास, ठीक है बेटा। फुल सपोर्ट रहेगा, एक बार कमेंट में यस सर लिख दीजिए, देखते हैं क्या कमेंट आपका आता है। और कल वाले वीडियो पे रिकॉर्ड तोड़ा आपने, 1100-1200 कमेंट पहली बार किसी वीडियो पे आए, और एक दिन में किसी क्लास पे
8 मिनट के वीडियो पे 3000 लाइक्स। मैराथन क्लास में नहीं आते तो हम कई बार गुस्सा होते हैं कि पढ़ने वाली क्लास पे लाइक नहीं करेंगे, हैं? जो अनाउंसमेंट होगा उस पर तो कर देंगे, अब पढ़ने आओ भाई, उस पर भी लाइक करो, उसको भी सीखो, उसको भी समझो, ठीक है? चलो जी, चलो बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, लव यू और बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपसे मैथ्स की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और बाकी